यानी कि समतल में जो एक गति होती है ना, प्रक्षेप पे गति, उस गति की क्लास को लेकर आया हूं। इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी जरूरी क्लास है। ये गति ना होती तो आज कोई भी बम टारगेट पे नहीं गिरता। ये गति ना होती, कोई तोप निशाना नहीं लगा पाती। ये गति नहीं होती तो कभी भी राम जी जो है वो धनुष से बाण को चलाकर मछलियां की आंख में निशाना नहीं लगा पाते। तो ये जो गति है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी समतल में गति है जिसकी गति में जब हम अध्ययन करेंगे तो ये जानेंगे ये गति क्यों होती है। और इस गति में दैयारे नीचे से हमें ऊपर उठा के कौन ले गया, और ऊपर से उठाने के बाद साथ साथ नीचे हमें किसने बढ़ा दिया है। तो अब मैं बात को ज्यादा लंबा चौड़ा ना खींच करके इस बात की तरफ पहुंच रहा हूं कि समतल में जो गति है उसका एक हिस्सा प्रक्षेप गति जो है उसको लेके आया हूं। हो सकता है आज आप लोगों को मेरी आवाज ज्यादा साफ ना आए क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, लेकिन हमें आवाज से मतलब नहीं है क्योंकि हम कोई सिंगर नहीं है या कोई गायक कलाकार नहीं है। हम तो एक शिक्षक हैं और हमारा ज्ञान सही दिशा देना है। तो मैं सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन देना चाहूंगा कि प्रक्षेप गति क्या होती है। तो देखिए भाई, जरा मेरी बात को सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो फिर उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। मैंने ये एक समतल बनाया जो एक्स और वाई अक्षों के बीच में है। तो अभी कोई पिंड यहां पर है, मान लीजिए फुटबॉल या गेंद है, और इसे मैंने प्रारंभिक वेग के साथ उठाकर फेंक दिया तो ये यहां से यहां पर भी आएगा। तो जब यहां से यहां पर आया तो ये वेग मैंने इसे दिया था प्रारंभिक वेग, जिसे मैं यू कहना चाहूंगा। अब इस वेग ने, अगर ये पिंड यहां से यहां पर आ गया है तो इसने क्या काम किए हैं, ठीक है। एक तो ये जमीन से समझने की कोशिश करें, अपनी मूल स्थिति से इधर आगे भी बढ़ा है और अपनी मूल स्थिति से इतना ऊपर भी उठ गया है। तो भैया मैंने तो वेग एक ही दिया था जिसने काम कितने करे, दो। एक ने इसे आगे बढ़ाया, यहां से यहां पर ले आया, और दूसरे ने इसे ऊपर उठाया यानी कि ऊपर की ओर ले गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक वेग दो हिस्सों में टूट गया है। जो इसे एक हिस्सा आगे की तरफ क्षैतिज में बढ़ा के ले जा रहा है और दूसरा हिस्सा ऊपर की तरफ इसे ऊर्ध्वाधर में उठा के ले जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, तो ये जो वेग था ना, इसकी जो दो अवयव है, इधर वाला अवयव, इधर वाला अवयव, तो ये अगर इधर से मैं थीटा पर प्रक्षेपित की थी तो u cos थीटा जो x अक्ष पर है और u sin थीटा जो y अक्ष पर है, ठीक है। तो वेग के जो दो हिस्से हो गए, इसमें से ये सा हिस्सा इसे आगे बढ़ा रहा है और ये हिस्सा इसे ऊपर उठा रहा है। अब आगे बढ़ा रहा, ऊपर उठा रहा, आगे बढ़ा रहा, ऊपर उठा रहा, कहना क्या चाह रहा है भाई, और हमें समझाने में लगा हुआ है। तो आगे बढ़ाना, ऊपर उठाने का मतलब यह है, मैंने उठा के ऐसे करके कोई चीज थ्रो कर दी, फेंक दी, विक्षेपित कर दी, तो अब उसमें क्या हुआ ना, जो मैंने प्रारंभिक वेग दिया था दो घटकों में टूट गया। क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक का हिस्सा बिना किसी त्वरण के, यह भी एक लॉजिक है कि प्रक्षेप गति में वेग के जो दो हिस्से होते हैं, एक u cos थीटा, इसमें कोई त्वरण नहीं होता है, इसमें त्वरण जीरो होता है, लेकिन u sin थीटा जो होता है इसमें गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत पिंड गति करता है।
और कैसे अंतर्गत? आधी गति में तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध और आधी गति में गुरुत्वाकर्षण के अधीन, यानी कि इसमें आधी गति शुरू की माइनस के जी और आधी गति बाद की प्लस के जी के अंतर्गत होती है। तो अब यहां सवाल ये पैदा होता है, जब कोई पिंड दो अक्षों के बीच किसी समतल में क्षैतिज से थीटा डिग्री के कोण पर फेंक दिया जाता है, तो उसका पथ परवलयकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? परवलयकार हो जाता है। और परवलयकार पथों पर होने वाली गतियां विक्षेप गति कहलाती हैं। परवलयकार पथ पर होने वाली गतियां क्या कहलाती हैं? विक्षेप गति कहलाती हैं। और फिर समझिए कि जो क्षैतिज वेग होता है, यानी कि वेग जब दो हिस्सों में टूटा, तो जो उसे क्षैतिज में आगे बढ़ा के लेके जा रहा है, क्षैतिज में आगे बढ़ा के लेके जा रहा है, उसमें कोई त्वरण नहीं है, वो बिना त्वरण के आगे बढ़ लिया है। लेकिन जो उसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ उठा के लेके आया या ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिराएगा, तो उसमें क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा। क्या होगा? तो एक बात और समझ लीजिए, विक्षेप गति जो होती है वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति होती है। और कैसे पथ पे होती है? परवलयकार पथ पर होती है। तो अब हमें किस ओर जाना है कि अगर विक्षेप गति परवलयकार पथ पर होती है, तो क्या वाकई में विक्षेप गति में कण का पथ कैसा होता है? परवलयकार होता है। तो अब हमें कहां चलना है? विक्षेप गति में यह सिद्ध करना है कि कण का पथ परवलयकार होता है। तो देखेंगे भाई, सब लोग तल बनाया और यहां पर मैंने एक पिंड को लिया और इस पिंड को मैंने प्रारंभिक वेग u दिया। क्या दिया? u दिया, जिससे ये यहां से इस तरह से गति करके आगे बढ़ा। तो अब अगर ये क्षैतिज से थीटा डिग्री के कोण पर है, तो वेग के क्या घटक हो गए? दो घटक। मान लीजिएगा कि किसी समय t पर ये पार्टिकल बिंदु P पर है। कहां पर है? बिंदु P पर। और बिंदु P तक जाने में लगा समय कितना है? t है। तो जब यहां पर है ना, तो इसने दो काम किए कि x अक्ष पर जो दूरी चली है हमने मान लिया वो x है, और y अक्ष पर जो इसने ऊंचाई तय की है हमने मान लिया वो ऊंचाई है। तो बिंदु P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? x, h हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो अब मुझे ये बताओ, मैंने तो ये सा वेग दिया था, तो अब इसे जमीन से कौन सा वेग ऊपर ले गया और जमीन पर कौन सा वेग इसे आगे बढ़ा रहा है, यानी कि क्षैतिज में कौन आगे लेके जा रहा है और ऊर्ध्वाधर कौन इसे उठा रहा है। तो ये जो वेग है ना, वेग जैसे मेरा ये पेन है, अभी एक है, अब मैंने इसको तोड़ दिया तो ये दो हो गए। तो ऐसे ही वेग के दो हिस्से हो गए। एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स, यानी कि ऊपर की ओर वेग, जिसे मैं u पे y लगा के प्रदर्शित करना चाहूंगा। तो u y बराबर u साइन थीटा, और अब इधर जो लेके जा रहा है वेग का घटक, जिसे मैं u पे x लगा के प्रदर्शित करना चाहूंगा, तो वो u cos थीटा जो है वो इसे क्या कर रहा है? आगे बढ़ा के ले करके जा रहा है। तो अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक पार्टिकल था जो दो तलों x और y के बीच में मैंने इसे क्षैतिज से
थीटा डिग्री के कोण पर फेंक दिया था। क्या किया था? फेंक दिया था। तो मैंने ये देखा, अरे बाबा ये तो ऊपर भी उठता जा रहा है और आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो ये कौन सा जादू हो गया? कोई जादू बादू नहीं है। ये तो जो वेग मैंने दिया था, प्रारंभिक वेग, वो वेग अपने दो हिस्सों में टूट गया, जिसका एक हिस्सा इसे क्षैतिज पे आगे बढ़ा के लेके जा रहा था और दूसरा हिस्सा इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर उठा के लेके जा रहा था। ठीक है भाई? तो अब ऊपर कौन लेके जा रहा है? ये सब वेग। और क्षैतिज पे कौन लेके जा रहा है? ये सब वेग। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। तो अब यहां से यहां तक समय कितना लगा? टी। उस टी समय में क्षैतिज पर दूरी कितनी है? एक्स। कितनी है? एक्स। किस वेग से? यू कॉस थीटा वेग से। तो 8वें क्लास का क्या तुम्हें सूत्र नहीं याद है? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। हो गया काम यार। तो मैंने क्या किया, तेरा बात को ध्यान दे, यहां पर मैंने आपका एक्स अक्ष पर अब मैंने लिखा समय बराबर, क्या लिखूं? दूरी बटे में चाल। अब समय मेरे पास कितना है? टी। दूरी कितनी है? एक्स। और किस चाल से? यू कॉस थीटा से मैंने लिया है। ठीक है गाइस, इससे यू कॉस थीटा से ये मैंने वो समय निकाल लिया है। कौन सी अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। अब क्योंकि ये गति क्या हो रही है? दोनों तलों के बीच में हो रही है, दोनों अक्षों के बीच में हो रही है, एक समतल में हो रही है। तो अब मैं क्या करूंगा? बाई अक्ष पर अब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, बाई अक्ष पर आगे बढ़ूंगा। तो अब मैं क्या करता हूं? बाई अक्ष पर ऊपर की ओर पिंड कहां फेंका मैंने? नीचे से ऊपर फेंका है। तो बाई अक्ष पर ऊपर से नहीं फेंका है, नीचे से ऊपर फेंका है। तो मैं नीचे से ऊपर की ओर गति का दूसरा समीकरण लगाऊंगा। ठीक है भाई, इधर देखेंगे सब प्यारे। तो मैंने क्या किया? वाई अक्ष पर किधर की ओर? ऊपर की ओर क्या किया? गति का दूसरा समीकरण लगाया है। कौन सा? दूसरा समीकरण। अब दूसरा समीकरण क्या होता है बाबूजी? हां, एस बराबर यूटी, और ऊपर की ओर तो माइनस, नीचे की ओर तो प्लस, माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। तो अगर ये समीकरण आपने नहीं याद की है तो पिछली क्लास में जाइए, जहां पे मैंने सरल रेखा में गति पर ये समीकरण सब सिद्ध कराई है, समाकलन विधि से भी और ग्राफीय विधि से भी कराएंगे। खैर आगे बढ़ता हूं। तो ऊपर की ओर कौन सी अक्ष है? बाई अक्ष है। ठीक, तो मैंने क्या लगाया? एस की जगह पर तो मैंने वाई लिखा। अब ऊपर की ओर वेग कौन सा है? यू बाई। कौन सा? यू बाई। तो इस पे मैंने वाई लगाया। अब वैल्यू रखता हूं तो यू बाई किसके बराबर है? यू साइन थीटा के। और स्मॉल टी किसके बराबर है? एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। तो इंटू एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा माइनस का हाफ जी ऐसे ही रहेगा, और टी की जगह पे रिप्लेस करेंगे एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा को। तो हमने क्या किया? एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा को किया, उस पर क्या लगाया? स्क्वायर लगा दिया। जब ये इस पे स्क्वायर आ गया तो अब आपके पास फैक्टर में क्या रह गया? देखिए, यू से यू तो यहां कैंसिल हो गया, यू कहे तो एक्स बचा। एक्स आपने आगे लिया, साइन थीटा के अपॉन में क्या बचा? कॉस थीटा माइनस के हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा टेन थीटा, तो एक्स टेन थीटा हो गया, माइनस के हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो अब जरा इधर देखें भाई, इधर देखें, अगर मैं, ठीक है, मेरे हाथ में तस्बीह है और बगल में मुसल्ला है, रब पे जाली मेरे अल्लाह ही अल्लाह है, और मैं निकल पड़ूं मक्के के रास्ते पे, तो मैं किसका भक्त? अपने नबी का भक्त हूं। ठीक है, और अगर मेरे हाथ में रुद्राक्ष हो, क्या हो? हाथ में रुद्राक्ष, गले में मालाएं हो, बाजुओं पर मालाएं बंधी हो, जटाएं मेरी आ रही हो, और फिर मैं क्या करूं? पकड़ बम बम, पकड़ बम बम करके आगे बढ़ूं, तो मैं किसके पथ पे चलूंगा? शिव के पथ पे। तो अब ये जो पथ मिलते हैं ना, ये बताते हैं कि आप किस पथ का अनुसरण कर रहे हैं, और जिसके पथ का अनुसरण करेंगे उसी के अनुयायी कहलाएंगे। तो अब ये जो निकल के आया है, ये परवलय की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्या है? परवलय की स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण है। अब ये किसकी गति में निकल के आया है? अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? प्रक्षेप गति कर रहा है, तो उसकी गति में ये निकल के आया है परवलय का मानक समीकरण। तो अब ये इसकी गति में प्राप्त हुआ है, तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि प्रक्षेप गति में जो कण का पथ होता है वो पैराबोलिक यानी कि परवलय आकार होता है। कैसा होता है? परवलय आकार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नए हमारे साथ जुड़े हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, और अगर प्रक्षेप गति हो रही है तो आप सिद्ध करके दिखाइए कि प्रक्षेप गति में कण का पथ परवलयकार होता है। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे क्या कि प्रक्षेप गति में अगर हमने इसे फेंका है तो ये कितनी ऊंचाई तक गया है, और अगर जाता तो अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक जाता, फिर कितनी देर तक, फेंकने से लेके जमीन पे गिरने तक कितनी देर तक ये हवा में रहा। फ्लाइट ली है इसने, क्या लिया इसने? जूम करके फ्लाइट ली है, तो फिर इसका फ्लाइट टाइम मीन्स उड्डयन काल निकालेंगे, और फिर जब हमने जहां से फेंका और जहां पे गिरा तो फिर इसकी रेंज क्या रही, यानी कि हम इसके परास और मैक्सिमम परास की ओर चलेंगे। चलते हैं एक एक करके। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक, वेरी गुड। तो अब हमें प्रक्षेप की ऊंचाई और अधिकतम ऊंचाई की ओर चलो। अक्ष बनाएं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक पार्टिकल को लिया और इसको उठा के ऐसे करके फेंक दिया है। क्या किया? ऐसे करके, तो यहां से गिरा और यहां की तरफ आया था और है। तो अब जो हमने इसे बेग दिया वो कौन सा बेग था? प्रारंभिक बेग था, जिसे आपने यू का नाम दिया। इसको क्या घटकों में तोड़ा? 2 घटकों में। इधर की तरफ यू कॉस थीटा, और इधर की तरफ जो तोड़ा वो यू साइन थीटा तोड़ा है। ठीक है, ये वाई अक्ष पे, ये एक्स अक्ष पे। ठीक, अब हमने इसकी ऊंचाई की बात की, तो ये कोण कितना था हमारा? थीटा पे प्रक्षेपण कोण था। हमने क्या, ये पॉइंट यहां पर आ गया है। कहां पर? यहां पर। तो ये इसकी क्षैतिज से क्या है? ऊंचाई है, ऊंचाई, जिसे हमने स्मॉल एच का नाम दे दिया है। किसका नाम दिया है? स्मॉल एच का नाम दिया है। अब मैंने पिंड किधर की तरफ फेंका है? नीचे से
ऊपर की ओर। और h गति का वो कौन सा समीकरण है जिसमें बड़ी आसानी से मिल जाए? ठीक है, तो गति के तीसरे समीकरण के अंदर h सबसे ज्यादा आसानी से मिलता है। तो मैंने क्या किया, जरा उसकी तरफ देखेंगे। मैंने किसकी ओर? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर गति का तीसरा समीकरण लगाया। अब तीसरा समीकरण क्या है? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ऊपर की ओर -2gh। ठीक, अब ऊपर की ओर कौन सी अक्ष? वाई अक्ष। कौन सी अक्ष? अब v अंतिम वेग के लिए आता है और u प्रारंभिक वेग के लिए। अगर मैंने तोप से गोला छोड़ दिया तो क्या कोई ताकत है जो रास्ते में रोक के उसके वेग को बदल दे? ना, जब बदल नहीं सकती तो काय का अंतिम काय के प्रारंभिक, जो दे दिया वही है। तो इसलिए ऊपर की ओर vy जो है, ठीक है, वो अंतिम वेग क्या होगा? 0। इसकी जगह पर 0 फिट किया। और uy कितना है? ऊपर की ओर u साइन थीटा, और उसका क्या है? स्क्वायर है, माइनस का 2gh है। आगे की तरफ बढ़े। अब मैंने 2gh इधर ले लिया तो इधर क्या हो गया? 2gh प्लस का हो गया, और इसका जब स्क्वायर खोला तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। मुझे चाहिए था क्या? h को मैंने यही रोका तो ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो ये आपका निकल के आएगा कि प्रक्षेप गति में कण की ऊंचाई किस सूत्र से निकाली जाती है। तो हमें उसका प्रारंभिक वेग पता हो और वो कोण जिस कोण पर उसको फेंका है वो पता हो, और फिर गुरुत्वीय त्वरण से तो तुम वाकिफ ही हो। तो फिर इस तरह से हमें किसी पिंड को जब प्रक्षेपित किया जाता है तो उसकी ऊंचाई आ जाती है। लेकिन बाबूजी, अधिकतम ऊंचाई कैसे आएगी? तो अब इधर देखें, जब अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे, अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे, मैक्सिमम हाइट की, तो अब h मैक्स होगा। तो मैक्सिमम को मैंने शॉर्ट में मैक्स लिख दिया है। अब देखिए, देखे होंगे आपने आजकल तो धारावाहिकों में सोनी मैक्स, सेट मैक्स, सिने मैक्स। अब मैक्स लगा हुआ सोनी मैक्स, तो सोनी मैक्स का मतलब क्या हुआ कि सोनी जो भी दिखाएगा दृश्य वो ज्यादा से ज्यादा दिखाएगा। जब दिखाएगा तो इतने दिखाएगा कि तुम्हें सू लगे चाहे ए लगे, जाने का मन नहीं चाहेगा। और जब विज्ञापन आएंगे तो इतने आएंगे कि तुम सारे काम कर आओगे, उसके बाद भी आके देखोगे तो टीवी पे ऐड आ रही है। तो वो क्या है, जो भी चीज दिखाएगा ज्यादा से ज्यादा दिखाएगा। इसलिए लिखा दिया उन्होंने क्या? सेट मैक्स, सोनी मैक्स, सिने मैक्स। अब हमारा क्या है? एच मैक्स। तो यहां पिंड जो फेंका जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई जाएगा। तो एच मैक्स कब एच मैक्स होगा? कब होगा? कब होगा? सवाल ये पैदा होता, कब होगा? बिल्कुल होगा। थीटा किसके साथ है? साइन के साथ है। और साइन में सबसे बड़ा मान कितने का होता है? 90 का, 1। तो जब साइन थीटा 1 होगा, अब ये मान कितने का होता है? ये मान 90 का होता है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि जब उसे कैसे फेंकना होगा आपको? बिल्कुल ऊर्ध्वाधर फेंकना होगा। बिल्कुल जैसे मैं खड़ा हूं अपने सर पे फेंक दूं तभी अधिकतम जा पाएगा, वरना नहीं जा पाएगा। इस मान को मैं यहां शिफ्ट करता हूं, साइन 90 का रखूं तो 1 रखूं, इसका स्क्वायर 1। तो फिर उस वक्त में जो आपके पास एच मैक्स आएगा
वो कितना हो गया, यू स्क्वायर गुणा 1 अपॉन में 2g। 1 से गुणा करने पे क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं, जो होता है वही आता है। तो यू स्क्वायर ही कम यू स्क्वायर। तो इस तरह से एच मैक्स जो आएगा वो यू स्क्वायर अपॉन में 2g आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में 2g आ जाएगा। तो अब यहां पे तुमने क्या सीखा है, ये विक्षेप गति में जब हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो उसकी अधिकतम ऊंचाई की तरफ चले गए। ठीक है भाई, हाँ समझ में आई, अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब। विक्षेप गति में उड्डयन काल क्या होता है, फ्लाइट टाइम क्या होता है, उसकी तरफ बढ़ता हूं मैं। तो मैं उड्डयन काल की तरफ जाता हूं, यानी कि फ्लाइट टाइम क्या होता है इसको देखेंगे, उड्डयन काल या फ्लाइट टाइम। ठीक है, तो इधर देखें, ये फेंकने वाला बिंदु है। विक्षेप बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में और अधिकतम ऊंचाई से दोबारा जमीन पर आने में फिर सुने, विक्षेप बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में और अधिकतम ऊंचाई से दोबारा जमीन तक आने में लगा कुल समय उड्डयन काल कहलाता है, क्योंकि इतनी देर तक ही वो जमीन को छोड़ के हवा में रहेगा। ठीक है, और अब अधिकतम ऊंचाई तक जाने में और अधिकतम ऊंचाई से दोबारा जमीन पर आने में एक बराबर समय लगता है। कितना लगता है, एक बराबर। तो अब क्या हुआ, ठीक है, तो इधर देखें, उड्डयन काल को कैपिटल टी से लिखेंगे। तो इधर देखें भाई, उड्डयन काल, उड्डयन काल, तो कैपिटल टी बराबर 2 स्मॉल टी, समीकरण 1 लिख लें। आगे तरफ बढ़े, क्या किया हमने, अब गति के पहले समीकरण में टी सबसे आसानी से निकल आता है, तो हमने क्या किया ना, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर गति का प्रथम समीकरण लगा दिया। अब प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u माइनस जी टी। जीटी ऊपर की ओर y अक्ष है। अब y अक्ष पर vy क्या हो गया, 0, और uy कितना दिया हुआ है, u साइन थीटा, और माइनस का gt। gt इधर ले आए, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का। तो g और t बराबर u साइन थीटा, तो t को निकाले तो u साइन थीटा अपॉन में g आ जाएगा। अभी हमारे पास t आ गया, तो ये केवल आधा समय आया है, जितनी देर तक हवा में रहेगा, और कुल समय उड्डयन काल कहलाता है। तो आधा ऊपर तक जाने में, आधा नीचे आने में। तो अब इसका मतलब इसको यहां रख दें। तो समीकरण 1 में जब t का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 से देखें तो हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन में g। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, विक्षेप गति में जब किसी पार्टिकल को फेंका जाता है तो वो फेंकने से और दोबारा जमीन तक आने में कितनी देर तक हवा में रहा, तो ये उसका उड्डयन काल निकल कर आ जाता है। तो आपने इसके उड्डयन काल को जान लिया, सीख लिया। अब उड्डयन काल तो ये आ गया है। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे दोस्तों को शेयर भी करें। परास, इसे इंग्लिश में रेंज कहते हैं। अब रेंज समझ गए होंगे, कितनी रेंज, ये कितनी दूर की बात हो रही है, कितनी रेंज, कितनी दूर की बात हो रही है। तो ये जो ना क्षैतिज दूरी जो है ये परास कहलाती है। तो विक्षेप गति में यहां देखिएगा, विक्षेप गति यहां से हुई है और ऐसे करके हुई है। विक्षेप गति में क्षैतिज तल पर,
यानी कि जिस तल के साथ थीटा कोण बनाया था, क्षैतिज तल पर चली गई कुल दूरी, जहां से चला था उड़ के और जहां पे गिरा है पड़ के, तो वहां तक की कुल दूरी जो है वो इसकी रेंज या परास कहलाएगी। तो प्रक्षेप गति में, कौन सी गति में? प्रक्षेप गति में। कौन से तल पर? क्षैतिज तल पर। कौन सी वाली अक्ष पर? थीटा वाली अक्ष पर। जहां से उड़ के गया था और जहां पे गिरा है वहां तक की कुल दूरी इसकी क्या कहलाएगी? परास कहलाएगी। तो ये तो हुई परास की परिभाषा। तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगी? इसकी परास कहलाएगी। और अंग्रेजी में इसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर फॉर रेंज। अब मैं परास के व्यंजक की तरफ चलता हूं। अब क्योंकि भैया परास दूरी है, तो दूरी बराबर, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो अब इधर देखें, क्षैतिज दूरी की बात हुई है, तो इधर देखें क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी, तो इसे दूरी समझे। क्षैतिज गया भाड़ में, तेल लेने गया, तो क्षैतिज दूरी बराबर, अब दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो क्षैतिज चाल, क्षैतिज चाल। अब गया कैसे था? उड़ के या लुढ़क के? उड़ के। तो यहां पे समय की जगह क्या आएगा? उड्डयन काल आएगा। क्या आएगा? अब क्षैतिज दूरी परास, उसे रेंज, इसे आर से लिखेंगे। अब क्षैतिज चाल यू कॉस थीटा, क्या लिखेंगे? यू कॉस थीटा। और उड्डयन काल आपने जो पढ़ा था 2u साइन थीटा अपॉन में जी, ये उड्डयन काल था। अब मैंने क्या किया उसे देख ले। आपको क्या करना है वो आप जानिएगा। मैंने 2 पहले लिया और u की u से गुणा की, तो u स्क्वायर हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? ये साइन 2 थीटा होता है और अपॉन में जी आ गया। तो ये किसका सूत्र आ गया? ये हमारा परास का आ गया। अब सवाल पैदा होता है कि आपने परास निकाली, तो कोई चीज अधिक से अधिक कितनी दूर फेंक सकती है किसी को, तो अधिकतम परास की तरफ चले। और अधिकतम परास के लिए हमें एंगल यानी कि कोण क्या सेट करना है। ठीक है, तो अधिकतम परास की बात करें तो आर मैक्स होगा। कब होगा? फिर साइन लगा हुआ है, तो यानी कि अब साइन पे क्या है? 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा बराबर 1 रखेंगे। और जब साइन 2 थीटा 1 है तो वो कितने का मान है? साइन 90 का। साइन से साइन हट गया तो 2 थीटा बराबर किसके हो गया? 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब अगर हम किसी चीज को, जैसे तोप भी खड़ी है ना, तो ऐसे खड़ी होनी चाहिए। तो किसी भी चीज को अगर मैं 45 डिग्री पर रखकर छोड़ूंगा तभी वो दूर तक जाएगा, और अगर 45 डिग्री रख के छोड़ूंगा तभी वो दूर को जाएगा, और अगर वो 45 डिग्री से कम हो जाएगा तो पास में गिर जाएगा, और बढ़ जाएगा तब भी पास में गिर जाएगा, और 90 हो जाएगा। जैसे कार्टून में दिखाते हैं, तोप खड़ी कर दी, गोला ऊपर ही गिर गया, धड़ाम से बम बोल गया। ठीक, तो क्षैतिज परास जानी, और अधिकतम क्षैतिज परास के लिए कोण कितना रखना पड़ेगा? हमें 45 डिग्री रखना पड़ेगा। तो फिर हमारा जो परास का सूत्र निकल के आएगा वो आर पे मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसका मान 45 और 45 दूनी 90 और साइन 90 का मान 1, तो सिर्फ क्या रह गया? यू स्क्वायर अपॉन जी रह जाएगा। तो इस तरह से हमें कौन सी गति में? प्रक्षेप गति में फेंके गए कण की
अधिकतम दूरी यानी कि परास की भी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो अब हम तो यही उम्मीद करते हैं, और हमें पता नहीं कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपकी फिजिक्स को आसान कर सकूं। तो अब आप भी, ठीक है, आसान ये कीजिएगा, बार बार वही एक अपील होती है कि आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।